मेहता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाजार में अब क्या करना चाहिए जब हम ग्लोबल मार्केट के साथ पूरी तरह से एडजस्टेड है, कपल्ड है। देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच 18 ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। बाजार के पास पॉलिसी और बजट जैसा इवेंट था जो उसने सक्सेसफुली क्लोज किया। बजट के बाद भी बाजार चला, पॉलिसी के बाद भी बाजार चला, लेकिन ग्लोबल पैरामीटर्स पे मार्केट को ऐसा झटका लगता है कि क्लोजिंग हम सबसे स्ट्रांग नोट पे करके जाते हैं, बाद में गैप डाउन के बाद सबसे स्ट्रांग वीक ओपनिंग के तौर पर देखते हैं। आपका क्या कहना है, क्या ग्लोबल क्रूड ये अभी ऐसे ही चलेगा बाजार, ये डीकपल होगा कि नहीं होगा? Good afternoon, Dimpy. Pleasure to be on your show. Thank you for having me. I think बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम इंडियन सिचुएशन को एनालाइज करें, अगर इंडियन इकोनॉमी देखें या इंडियन मार्केट्स को देखें, तो आई थिंक एक अलग ही लीग में हम जा रहे हैं, क्योंकि मैक्रोस के साथ इंडिया के माइक्रोस भी सुधर रहे हैं। सो अभी अपना एक्सटर्नल सिचुएशन हो, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जीएसटी कलेक्शंस की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, सबकी अगर जो भी बात करें, आई थिंक हम काफी अच्छा कर रहे हैं। अर्निंग्स भी बहुत अच्छे हैं। बजट ऑल्सो आगे लेके जाने वाला बजट था, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी वाला बजट था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा स्पेंड किया गया, और आरबीआई पॉलिसी भी कल ग्रोथ को फेवर कर रही है रादर देन इन्फ्लेशन इन द शॉर्टर टर्म। तो ये सब फैक्टर्स अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट्स को एक्चुअली अच्छा करना चाहिए। बट जैसे आपने पूछा, जो आपका सवाल था कि क्या हम डीकपल होंगे, आंसर बहुत डिफिकल्ट है। डीकपल होना चाहता है इंडिया का मार्केट, बट इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब ग्लोबल पूरे आप जब देख रहे हो, जो बादल है पूरे, जहां पे आप देखो तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की शक्यताएं है, फेड को अपनी बैलेंस शीट को श्रिंक करना है ओवर अ पीरियड, और बाकी की भी जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वहां पे भी रेट हाइक के संकेत है। इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट, हायर कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड एट 93, ये कुछ ऑफ कोर्स हेडविंड्स इंडिया के लिए भी है। सो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी काफी रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमिक मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी ये रूल कर सकती है। सो इन ए वे अगेन मैं कहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम डीकपल तो नहीं होंगे, लेकिन हम एक सिल्वर लाइनिंग है अमॉन्ग्स्ट द डार्क क्लाउड्स। सो मेरे हिसाब से इंडिया में जो बड़ा फॉल मिल रहा है उसको यूज करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। ऑलराइट, बिल्कुल इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, तो दिवांग का ये मानना है। दिवांग, ऐसे में अगर हमें इस साल के लिए अब बड़े थीम्स देखने हो, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जाहिर तौर पर हमें एक व्यू ये भी आता है, चाहे इंटरेस्ट रेट इंडिया में भी फिलहाल आरबीआई ने ना बढ़ाया हो, लेकिन फेड बढ़ाएगा, ग्लोबली बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस सेक्टर रेजिलेंट हो जाते हैं ऐसे में इमीडिएटली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस को एक नज़र से देखना होगा, और एक दूसरा स्पेस जहाँ पे इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं, उस स्पेस को देखना होगा? क्या एक ऐसा व्यू बनाया जा सकता है बाजार पर? प्रियंका, बिल्कुल सही। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्पेस को अगर आप देखें तो लास्ट 1.5-2 साल से खास करके प्राइवेट बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। ऑफ कोर्स आपकी काफी एनबीएफसीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट अगर आप फाइनेंशियल में आप देखें कि अगर क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में वापस आने वाला है, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, अगर ये सब होगा तो उसका प्रॉक्सी प्ले ऑफ कोर्स आपकी कॉर्पोरेट ड्रिवन जो बैंक्स होती है वही होगी। एक तो पीएसयू बैंक और काफी सारी प्राइवेट बैंक्स ऐसी है जो ये लेंडिंग में माहिर है। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल नेक्स्ट 3-4 साल पब्लिक कैपेक्स के साथ, अगर प्राइवेट कैपेक्स भी जो बातें कर रहे हैं काफी कॉर्पोरेट्स, अगर वो आता है तो फिनेंशियल्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। लास्ट 2 साल से जैसे मैंने कहा काफी हद तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। काफी बड़ा कंपोनेंट होता है जब हम बात करें इंडेक्स का, बैंकिंग स्टॉक्स और ओवरऑल फिनेंशियल्स, तो उसको इग्नोर करना काफी डिफिकल्ट होगा। पहले फेज में जब भी आपने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रेट सेंसिटिव्स फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। कोई भी आप साइकिल देख लीजिए तो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, अगर आपका लेंडिंग रेट बढ़ता है, आपका डिपॉजिट रेट भी बढ़ता है, तो नॉर्मली एनआईएम्स पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये फिनेंशियल्स पे थोड़ा सा ओवरवेट होने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉक्सी प्ले बन सकता है। अगेन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में आपको ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग पावर जो बोलते हैं हम, वो किस कंपनीज के पास है, या ये बड़े लीडर्स के पास होता है। यस, ऑफ कोर्स जो मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, बीट लार्ज कैप, बीट मिड कैप, बीट स्मॉल कैप, बट उनके पास प्राइसिंग पावर होता है जो आरओई आरओसी अच्छा जनरेट कर सकते हैं। जिन कंपनीज में अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, आज अगर आप देखें, सिंपल एग्जांपल्स दो तो क्रूड के बढ़ते भी आप एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनीज में बहुत बड़ा गहरा करेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि आप बड़ी कंपनीज जो मार्केट लीडर्स है अलग अलग स्पेस में, उनके साथ जुड़े रहने का मौका है, और फाइनेंशियल्स भी डेफिनेटली अच्छा करेंगे। दिवांग, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सरकार का विनिवेश की पॉलिसी। देखिए अब तक का बड़ा आईपीओ आ रहा है,
इससे पहले सरकार ने क्या किया था कि एयर इंडिया का टाटास को देकर और सिर्फ 4 महीने में ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। जो 20 साल से नहीं हो पाया वो सिर्फ 4 महीने में हो गया। तो क्या ये 2022 का साल, सब लोग कहते हैं कि पैसा बनाना मुश्किल है, अगर इसमें हम आसानी ढूंढे या कुछ सिल्वर लाइनिंग ढूंढे, कुछ सरकारी कंपनीज की वैल्यूएशन अपने एडवाइज़र से या खुद चेक कर लें क्या? जहाँ पर वैल्यूएशन अच्छा है, लैंड बैंक अच्छा है, सरकार का ट्रिगर है उसको बेचने का, मार्केट ठीक है उसका, तो क्या वहाँ पे थोड़ी बेटिंग की जा सकती है, वहाँ पे कुछ पोजीशंस ली जा सकती हैं? डिम्पी, ये स्पेस हमेशा से जनरली बहुत स्पेक्युलेटिव रहा है। यहाँ पे काफी कंपनीज यस अच्छी है, कुछ नवरत्ना कंपनीज है, कुछ मिनी रत्ना कंपनीज है, जो एक्चुअली आपको डिविडेंड यील्ड भी अच्छा देती है। बट अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो राइट फ्रॉम कोल इंडिया से ओएनजीसी या एनटीपीसी लास्ट 10 साल में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए हैं लोगों के लिए। ऑफ कोर्स नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देयर बिजनेस मॉडल, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग संकेत दिए जाते हैं। लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंट बहुत स्ट्रांग है दिस टाइम अराउंड। और इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट काफी टाइम रिटरेट कर रही है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि खाली डाइवेस्टमेंट नहीं, एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट भी हो रहा है। एक जगह पे डिसइन्वेस्टमेंट जो करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जगह पे वो बोल रहे हैं कि जो काफी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज है, जिस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह से वहां पे एक स्टेटमेंट कहा गया था बजट में कि जो कंपनीज अच्छा कर रही है वहां पे कैश और इन्फ्यूज किया जाए, वहां और कैपिटल दिया जाए, और जो कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है उनको या तो डाइवेस्ट करके या तो उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए। तो आई थिंक ये पॉलिसी अच्छी चलने वाली है। एलआईसी का अगर आईपीओ हो जाता है मार्च में तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा होगा, जिस तरह से एयर इंडिया का हुआ है। बीपीसीएल कॉनकोर भी आई थिंक नेक्स्ट ईयर में प्रॉपरली स्लेटेड है। तो यस, कहीं ना कहीं आप इसमें एक रे ऑफ होप देख सकते हैं। अगेन पोजीशंस बनाने के लिए मैं फिर से कहूंगा, आपको अगर अच्छा आईपीओ मिलता है, अगर कोई स्ट्रेटेजिक आपको इस तरह से पोजीशन लेनी है तो वहां ले सकते हैं, बट थोड़ा स्पेक्युलेटिव होगा। आपको 3-6 महीने का अप्रोच लेना पड़ेगा, जिसके लिए टेक्निकल ज्यादा वर्क करेंगे। फंडामेंटली मैं आज भी कहूंगा काफी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द करेक्शन है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बाय करने के लिए। राइट देवांग, ऐसे में कुछ नई थीम्स या फिर कौन से नए इमर्जिंग ट्रेंड्स हो सकते हैं जो बाजार में यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट दे सकते हैं? क्या बीएनपीएल सब्जेक्ट आपको पसंद आता है? यहाँ लगता है कि और ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर वो कंपनी जिन्होंने टेक अडेप्टेशन की है? लेकिन एक कंसर्न ये भी आता है क्योंकि पीछे के 2 साल में हमने देखा कि जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी जहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गई थी, वहाँ पर भी एक सेल ऑफ प्रेशर सबसे पहले आता है। तो ऐसे में कैसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को बचा कर रखने के लिए? आइडियली ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ का आजकल जो बहुत लंबा डिबेट चल रहा है, उसको अगर मैं एकदम संक्षिप्त में बताऊं, तो मेरे हिसाब से इंडिया में अभी जिस तरह का एनवायरनमेंट आ रहा है पूरे ग्लोबल उसमें एक है हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इन्फ्लेशन और हायर आपका कमोडिटी प्राइसेस। इसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा, कुछ कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, कुछ कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक फोकस्ड लिस्ट बनाए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का। अगर मैं कुछ थीम्स आपको हाईलाइट करूं तो मैं 4 F's हमेशा कहता हूं जिसपे हम फोकस करते हैं। द फर्स्ट इज फाइनेंशियलाइजेशन, जिसपे हम थोड़ी बात कर चुके हैं। फाइनेंशियलाइजेशन मतलब इंडिया में किस तरह का इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, किस तरह से बैंक्स, एनबीएफसीज, स्टॉक एक्सचेंजेस जो लिस्टेड है, कुछ अपना डिमेटेरियलाइजेशन या डिपॉजिटरी कंपनीज भी लिस्टेड है, अभी आपको एएमसीज भी मिल रही है। सो एक आपका बास्केट होना चाहिए छोटा सा, जहां पे आप इस तरह की फाइनेंशियलाइजेशन कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड बकेट जो आपकी होती है नॉर्मली, उसमें फॉर्मलाइजेशन का कैंडिडेट्स होने चाहिए। कोविड ने बहुत सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी हुआ है। तो वो वहां पे काफी सारी एफएमसीजी कंपनीज या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज भी ऐसी है जिनको जीएसटी का काफी फायदा मिला है, जिनको कोविड के वक्त भी काफी उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। ये थीम भी आप प्ले कर सकते हो। प्लस तीसरा थीम जो तीसरा एफ जो मैं बोलता हूँ वो है फिस्कल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर ये एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो हमने पहले बात की, तो काफी कैपिटल गुड्स कंपनीज है, ऑटोमेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एलाइड कंपनीज है, उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी रूरल इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, बट अगर आप फार्म इनकम ग्रोथ की बात करें, जो 4th F या फार्मर्स इनकम ग्रोथ की बात करें, तो काफी ऐसे थीम्स है, ऑटोमोबाइल्स है, 2 व्हीलर्स है, जो लास्ट 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के थीम्स भी आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। तो आइडियली ये 4 थीम्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, कि अगर इसमें आप ओवर 2-3 ईयर पीरियड इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक गुड प्रॉफिट्स कैन बी मेड।
ठीक है दिवांग, मैं इसी थीम पे ही रहना चाहूँगा, लेकिन मैं अपना सवाल बदल देता हूँ और इस सवाल को जस्ट उल्टा कर देता हूँ। अभी तक आप ये बता रहे थे कि इन 4 थीम पे हमको रहना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ 2 थीम, इसका 50% ही पूछूंगा। 2 ऐसी चीज़ जिसमें बिल्कुल प्लस नहीं करना, जिससे भी दूर रहना है, जिसकी वैल्यूएशन डिस्टर्बिंग है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, जिसमें ग्लोबल हेडविंड्स टेलविंड्स हैं अभी, वो सब चीज़ें कौन सी हैं? 2 ऐसी सेगमेंट वो भी बता दीजिए लगे हाथ। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल अगर आप देखें तो सिक्लिकल्स बहुत अच्छा कर रहा है, ग्लोबल सिक्लिकल्स भी अच्छे कर रहे हैं, मेटल जैसी कंपनीज भी काफी अच्छा कर रही है, बट इसमें एक रिस्क होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं प्राइस पॉइंट का दूं, तो आपने 1-1.5 साल पहले ही टाटा स्टील का भाव 200-300 रुपए देखा था और आज आप उसको 1200 रुपए पे देख रहे हैं। सो ऑफकोर्स आज भी आपको वो वैल्यू यूनिवर्स में दिखेगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये कंपनीज का इन अ गुड साइकिल हमेशा आपको कम दिखता है। तो मेरे ख्याल से 6 महीना 1 साल शायद मैं गलत जा सकता हूँ, ये कंपनीज अच्छा करेगी, बट ओवर अ 3-5 ईयर पीरियड दिस शुड नॉट बी कंपाउंडर्स इन द पोर्टफोलियो। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो बेच दीजिए, बट इसमें एक रेगुलर राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आपको मेटल्स में करना चाहिए। सिमिलरली शुगर स्टॉक्स भी जो डिपेंड होता है ग्लोबल सिचुएशंस पे, ग्लोबल डिमांड सप्लाई के इक्वेशंस पे, वहां पे मौसम क्या होता है, डिपेंड्स ऑन ब्राजीलियन सिचुएशन, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब आप इसको एक 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 दिवाली टू होली, होली टू दिवाली जो कहते हैं हम, वो टाइप के पिक्स बना सकते हैं स्ट्रेटेजिक। बट जैसे मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो सजेस्ट करते हैं या हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, उसमें हम इस तरह की कंपनीज को शामिल कम करते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है दिवांग, एक व्यू आपका ऑटो पैक पे भी समझना चाहेंगे। हम जानते हैं कि ऑटो पैक में एक बड़ी क्लियर डिस्ट्रप्शन ईवी साइकिल की वजह से है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टॉक्स की हम बात करना चाहते हैं जिनको पिछले कई समय से एक अंडर परफॉर्मेंस झेलनी पड़ी है बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, लेकिन अब अगर आप कमेंट्री सुने ना अच्छी बड़ी कंपनी की, चाहे आप टीवीएस मोटर की सुने, आप हीरो मोटर कॉप की कमेंट्री सुने, वहाँ क्लियरली वो कहते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेटर हुआ है, जो हेडविंड्स थी अब वो टेलविंड्स की तरह दिख रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस थी इतने समय से जो ये सेक्टर और ये पर्टिकुलर ये स्टॉक्स झेल रहे थे, अब उनके लिए दैट इज बिहाइंड देम, और अब ऑटो पैक से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? यस प्रियंका, आई थिंक आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। आपने एक या दो बातें कही कि चिप शॉर्टेज थी, लेकिन अगर आप 3 साल अगर आप फ्लैशबैक देखें, तो काफी सारे इश्यूज हुए थे इनके साथ। जो पहला इश्यू था वो था जब इंश्योरेंस का जो टर्म पीरियड था वो बढ़ाया गया था, यूरो 4 से यूरो 6 में जो माइग्रेशन हो रहा था, वो भी एक इनके लिए हेडविंड था। तीसरा कोविड आया, तब भी इनके लिए एक हेडविंड बढ़ गया था कि शोरूम्स बंद हो गए थे, सेल्स कम हो गए थे, प्लांट कैपेसिटीज भी अपने उस पे पूरे पे नहीं आ रही थी और डिमांड सिनेरियो भी अच्छा नहीं था। आइडियली ये एक वैल्यू यूनिवर्स बन गया था काफी लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनली ये ग्रोथ स्टॉक्स हुआ करते थे, बट यहाँ पे भी एक वैल्यू इमर्ज हुई है। और ये सबका अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें, तो कमेंसुरेट विद ग्रोथ वो कम हो गए थे, सबके पी कॉन्ट्रैक्शन हुए थे। यहाँ पे अब अगर आप अभी देखें तो सिचुएशन धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रहा है, और काफी सारे ट्रेड्स आप मार्केट में देखें या इन्वेस्टमेंट्स भी देखें, तो अनलॉक थीम की ओर जा रहे हैं। अगर पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, इट इज इन द एंडेमिक स्टेज, तो यस इट विल आल्सो बी अ बेनिफिशियरी ऑफ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जिनकी भी बातें देखें आप, या ईवी स्पेस की भी बातें देखें, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 साल में दिस सेक्टर कैन ग्रो वेरी वेल। और इंडिया में जिस तरह का पर व्हीकल कंजम्पशन अगर आप देखें, पर पर्सन कंजम्पशन, वो आज भी काफी कम है। तो ये सेक्टर आप देख सकते हो, ये सेक्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट और आ रहा है। काफी सारी कंपनीज ऐसी है जो पॉजिटिव कमेंट्री, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एग्जिबिट कर रही है। ठीक है देवांग, क्योंकि आप इतना बिल्कुल सपाट बिल्कुल सीधा सीधा बता रहे हैं, इसलिए मेरा ग्रीड थोड़ा और बढ़ रहा है। अब मैं ना सीधा आपसे कोई सेक्टर वेक्टर नहीं पूछूंगा, मेरे को आप सिर्फ ये बता दीजिए, अगर मैं मिड कैप सेगमेंट में हूँ तो 2 कंपनी 3 कंपनी जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है, या कोई एक ऐसा हिंट आप मेरे को दे दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा अच्छा उससे जुड़ा हुआ कोई कंपनी हमको ढूंढनी है या हमको लेनी है। मैं टॉप 50 कंपनीज में नहीं जाना चाहता, मैं नेक्स्ट 50 कंपनीज में जाऊँगा। सो इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन। सो हम लोग भी नॉर्मली फोकस करते हैं नेक्स्ट 50 कंपाउंडर्स मिलते हैं ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर पीरियड। तो 2-3 थीम्स इसमें मैं बताना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं कंपनीज का नाम आप पे छोड़ दूंगा, बट काफी हिंट्स उसमें दे दूंगा। सो इन अ वे हनीवेल ऑटोमेशन जैसी एक कंपनी है जिस जो ऑटोमेशन के यूनिवर्स में है, मैंने नाम ले लिया है, बट अगेन मैं कहूंगा आपको अपने एडवाइजर को पूछ के ही कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज जस्ट एग्जांपल। सो ये ऑटोमेशन यूनिवर्स में अगर आप देखें तो कितना सारा काम होने वाला है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको जोड़ते हैं। अगर हम काफी सारी कंपनीज, अगर काफी सारे सेक्टर्स जो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड, ये सबको आप देखें तो टेक कंपनीज, कुछ टेक कंपनीज इंडिया में भी मौजूद है जो ये सब काम करती है। कुछ ऑटोमेशन कंपनीज भी मौजूद है जो इस तरह का काम करती है।
और यहाँ पे आप देखें तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट से लेके एफिशिएंसी एनहांसमेंट बहुत सारी चीजें इंडिया नेक्स्ट 3-4 साल में देखेगी, नॉट ओनली वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे आपको ऑटोमेशन करना पड़ेगा, आपका प्लांट का, आपके बिजनेस का, आपके एनालिसिस का, एमआईएस का। सो आई थिंक ऐसी कुछ कंपनीज है जो ये सब चीज देखती है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी ये महंगी कंपनीज होती है ग्रोथ के हिसाब से, तो एक आप ये सेगमेंट देख सकते हैं। सेकंड ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑन एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, जो लास्ट 2-3 साल से अच्छा कर रहे हैं। बट यहाँ मैं खाली चाइना प्लस वन थीम के लिए नहीं बोलूंगा, बट इंडिया की अपने आप ये स्ट्रेंथ भी इमर्ज हुई है और काफी कंपनीज आप देखें तो इन्होंने कैपेक्स बहुत किया है जिनका फायदा वो अभी उठा रही है और नेक्स्ट 2-3 साल में और उठा सकती है। तो मुझे लग रहा है इस तरह की जो कंपनीज है जहाँ पे आपको मार्केट बहुत ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, या आपको एक बाजू पे थोड़ा सेफ्टी भी ऑफर करती है विद गुड ग्रोथ पर्सपेक्टिव ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ऑल राइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग, आज समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमसे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के देवांग मेहता हमें अपना आउटलुक शेयर करते हुए, और इस वक्त आप एक स्क्रीन पे एक इंपॉर्टेंट फ्लैश भी देख रहे हैं एन चंद्रशेखरन का